आर्टिकल ए और आर्टिकल एन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको कोई नाउन दिया गया हो और ये नाउन सिंगुलर हो और साथ साथ काउंटेबल हो। अब यहाँ पर आप मुझे ये बता दें, क्या कुछ किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात की जा रही है? नो सर। क्या कोई स्पेसिफिक ऑक्स की बात की जा रही है? नो सर। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 18 अगस्त ऑफ 2026 के एक्सपीरियंस को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, बात बच्चे फिर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि सर ये एयरमैन का है, जीडीपी का है, सीआई का है। तो आप लोगों के जो कमीशन बेस्ड वैकेंसीज है, ये वीडियो ये एक्सपीरियंस उसका है जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है। अब आइए अपने वीडियो को बिना किसी वक्त को ज़ाया किए फर्स्ट एमसीक्यू इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मुझे बच्चों से ज़्यादातर यही पता लगा कि ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑड मैन आउट और विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट इस टाइप के आ रहे हैं। तो आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपने इंटेलिजेंस में ये पोर्शन कवर करें। अब अगर हम गिवन ऑप्शन में बात करें, ऑप्शन ए की, सर डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर हम डॉक्टर और नर्स की बात करें तो हॉस्पिटल में होती है, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है टीचर, ये एक डिफरेंट प्रोफेशन है, सो दैट्स व्हाई टीचर यहाँ पर डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 2 इज ऑड मैन आउट। अब ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपने डिफरेंट को चूज करना। सो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। रीजन भी बता देता हूँ कि ऑप्शन डी यहाँ पर डिफरेंट क्यों है। अगर आप ऑप्शन ए को देख ले 1, ऑप्शन बी को देख ले 3 और ऑप्शन सी को देख ले 5, असल में ये आपके ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो सकते हो। यानी अगर इसको आपस में आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम 4 को डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है वो यानी सही आता है, कुछ भी नहीं आता। सो दैट्स व्हाई 4 यहाँ पर इवन नंबर है और जो बकाया ऑप्शन ए से लेके सी तक हैं ये आपके ऑड नंबर्स है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑप्शन डी डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 3 इज इफ सोल्जर इज टू आर्मी देन एयरमैन इज टू। सो आपको पता है सोल्जर्स यानी जो नॉन कमीशन बेस्ड आते हैं पाकिस्तान आर्मी में वो कहलाते हैं सोल्जर्स। तो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में और एयरमैन जो होते हैं ये होते हैं एयरफोर्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेलर्स, तो सेलर्स होते हैं नेवी में। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो रिलेशन होता है ये थोड़ा सा उल्टा दिया जाता है, सो आपने उल्टे रिलेशन को भी समझने की कोशिश करनी है। लाइक अगर मैं कहूँ इफ सोल्जर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू, तो आपको लाजमी सी पता है अगर सोल्जर को उन लोगों ने डाल दिया एयरफोर्स में तो फिर आप एयरमैन को कंपेयर करेंगे आर्मी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 न्यूटन इज द फोर्स that produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, ये ऑप्शन बी है। असल में अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन की असल में डेफिनेशन, यहाँ पर आप देख लिए चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फोर्स का यूनिट क्या है? वो न्यूटन, यानी जितना भी हम फोर्स लगाएंगे उसको हम मैयर करेंगे न्यूटन में। जबकि आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन को हम मैयर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 kg का एक ब्लॉक है। इस 1 kg ब्लॉक को जब आपने इनिशियल फोर्स लगाया तो स्टेडीली यू विल रियलाइज कि ये जो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, जो एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से बढ़ा रहा है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जब भी आप 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट ले ले और उस पर आप इतना फोर्स नहीं लगाए कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यानी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो इसको हम नाम देते हैं 1 न्यूटन फोर्स का। 5 इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स। सो एक्शन एंड रिएक्शन ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी आप किसी चीज़ पर एक्शन करेंगे तो वापस आपके ऊपर रिएक्शन करेंगे और ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर रिएक्ट करती है, या फिर आप 2 डिफरेंट बॉडीज भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप खड़े हुए, आपके हाथ में बॉल है, आपने इस बॉल को यहाँ पर दीवार पर लगाया। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बॉल पहले यहाँ पर दीवार पर लगेगा तो ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये दीवार बॉल वापस आपकी तरफ फेंकेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है। नंबर 6 इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉल व्हेन ओनली ब्लैंक एक्ट्स ऑन इट। सो असल में ऐसे हम फ्री फॉलिंग बॉडी फिजिक्स में होती वही है जिसके ऊपर कोई भी फोर्स ना हो मां सिवाय
ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाए और वो जो है अपना सफ़र तय करे। सो आप फॉर एग्जांपल छत के ऊपर चले जाए, आपने अपने हाथ में बॉल पकड़ा, अब उस बॉल को आपने पुश नहीं करना, सिर्फ आपने अपने हाथ अपनी फिंगर खोलनी है। सो यू विल रियलाइज कि बॉल नीचे ज़मीन की तरफ जा रही है। तो इसी बॉडी को हम नाम देते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी का। और इस टाइम पर इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है। एमसीक्यू नंबर 7 इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। सो पावर की डिफिनीशन आपको पता है, वो वॉट है और 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वॉट के बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 8 इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। अब हम जब भी इस वर्ड को देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so we are feeling that it is the unit of like electric potential or current because ये चीज़ें उसके साथ रिलेट करती है। लेकिन असल में ये आपके फोर्स का यूनिट है। देखिए फोर्स का एक यूनिट न्यूटन है, लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि कुछ यूनिट्स पर डिराइव किए गए। तो असल में एक डिराइव्ड यूनिट है। अगर हम पावर की बात करें तो पावर का वोट है, वो आपको पता है। चार्ज का कॉलम है, एनर्जी का फोर्स का न्यूटन है और एनर्जी का जॉल है। ऐसे में बाद आदमी कंफ्यूज हो जाता हूँ यूनिट्स में। सो हमने कम से कम ये करना है कि फिजिक्स के लिए आपने यूनिट्स जिसमें बेसिक्स और डिराइव्स दोनों आ जाते हैं, यानी बेस और डिराइव, वो आपने लाजमी से करके जाना है। स्किल नंबर 9 इज एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फ़र्क क्या है? अच्छा, एसी जनरेटर में असल में जो रिंग्स लगे होते हैं, एसी और डीसी जनरेटर में असल जो मसला है वो रिंग्स का है। अब आपको क्या लगता है कि एसी जनरेटर में कौन सा रंग होते हैं? तो एसी जनरेटर में असल में जो रिंग्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं स्लिप रिंग्स, और जो डीसी जनरेटर होता है उसमें यूज़ किए जाते हैं स्प्लिट रिंग्स। एसी जनरेटर इसलिए डिफरेंट है, सबसे पहले जनरेटर को समझे। जनरेटर ऐसा एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसमें फ्यूल डालते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब एसी जनरेटर टू वेज में करंट के फ्लो को, यानी इसमें करंट टू वेज में फ्लो करता है, टू डायरेक्शन में फ्लो करता है, और ये वर्क करता है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर सवाल ये है, अच्छा मैं ये स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग वाला यहाँ पर समझा देगा। अब डीसी जनरेटर कौन से, यानी वो कह रहा है कि डिफर क्यों करता है एसी जनरेटर से। सो इसमें डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस ये कि एसी जनरेटर दो साइड्स पर करंट को यानी चेंज करते रहता है। जो डीसी जनरेटर है ये क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट के फ्लो को लेकर जाता है। अब एसी जनरेटर यूज करता है स्लिप रिंग्स को और डीसी जनरेटर यूज करता है स्प्लिट रिंग्स। तो इसमें यानी जो डीसी है ये स्प्लिट रिंग्स को यूज करता है। अब सवाल ये है कि स्लिप रिंग्स क्या है। अच्छा, स्लिप रिंग्स ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके दूसरी साइड पर दूसरा सर्कल लगा होता है। सो अगर रिंग्स दो हो और कंप्लीट बनी हो सो ये कहलाएंगे स्लिप रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिंग है, एक रिंग है, इसको मैंने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको बल्कि रेजर से रिमूव कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिंग एक ही है लेकिन इससे दो बन गए, तो इसको हम नाम देते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और इन स्लिप या फिर स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, ये असल में जो जनरेटर करंट प्रोड्यूस करता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई बॉट ब्लैंक ऑक्स एंड बफेलो। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हॉर्स के आगे हमने प्रीपोजिशन चूज करनी है, सॉरी आर्टिकल ऑक्स के सामने एंड बफेलो के सामने। आर्टिकल इज टोटल इंग्लिश में 3 है, आर्टिकल द, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन। आर्टिकल द को हम इंग्लिश में डिफिनेट आर्टिकल और आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। द को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ डिफिनेट दी गई हो, यानी बहुत ज़्यादा यूनिक हो, लाइक द स्टार्स, द मून, द सन। तो यानी जो भी चीज़ यूनिक होगा वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको कोई नाउन दिया गया हो और ये नाउन सिंगुलर हो और साथ साथ काउंटेबल हो। अब यहाँ पर आप मुझे ये बता दें, क्या कुछ किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात की जा रही है? नो सर। क्या कोई स्पेसिफिक ऑक्स की बात की जा रही है? नो सर। क्या किसी स्पेसिफिक बफेलो की बात की जा रही है? नो सर। सो इट्स मीन जिस भी ऑप्शन में आपको दा नजर आ रहा है ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब या तो ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन सी सही है। आप हॉर्स को जरा प्रोनाउंसिएट करें। अच्छा, ए और ए में फिर कंफ्यूजन होती है। अच्छा, आपकी जो 5 वोवल्स है ए ई आई ओ यू,
जो भी वर्ड इसके साउंड से स्टार्ट होगा वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, और जो बकाया कॉन्सोनेंट है उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे। जब आप हॉर्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो लाजमी सी बात है कॉन्सोनेंट साउंड है। सो यानी फर्स्ट ब्लैंक में हमारा आ गया ए। ऑक्स, अब इसको आप देख ले, ऑक्स किसकी आवाज़ दे रहा है? वोवल की आवाज़ दे रहा है। सो यहाँ पर हो गया एन, और बफेलो से ये भी है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी आई बोर्ड अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। सेम टू सेम ये वाले रूल्स आपने अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर आपने एक ख्याल रखना है कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है जो फ्रेंच है, और किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात की जा रही है, सॉरी मुल्क के बारे में बात की जा रही है। तो इस चीज़ का ख्याल रख के आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस वॉज ब्लैंक फायर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन चूज करेंगे। तो ये चीज़ आपने सुनी होंगी क्रिकेट में भी, द ब्लैंक बैट्समैन इज ऑन फायर, मीन वो बहुत ज़रा तेज़ी से खेल रहा है। तो यहाँ पर ऑन फायर का मतलब है कि घर के अंदर आग लगी है। सो दैट्स व्हाई फायर के साथ हम हमेशा फिक्स पोजीशन ऑन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज गन इज टू बुलेट एज चिमनी इज टू। अच्छा, गन का काम क्या होता है? बुलेट को फायर करना। और चिमनी का काम क्या होता है? चिमनी का काम होता है स्मोक को निकालना। यहाँ पर हमने एक ध्यान रखना है कि स्मोक आपने चूज नहीं करना। स्मोक अलग चीज, इसमें फोक आपने सुना होगा, फोक प्लस स्मोक इसमें दोनों शामिल है। सो चूंकि घर में हम स्मोक होती है जब लकड़ियाँ चलाते हैं, तो वहां पर निकलता है स्मोक। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, ना कि ऑप्शन सी। MCQ number 15 is if the fourth day of the month is Tuesday, the 16th day will be. So एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। हमें 4 डे दिया गया है, कौन सा? वो ट्यूजडे। और सिंपल 7 + 4 करेंगे। 7 में क्यों ऐड कर रहा हूँ? बिकॉज 1 वीक में 7 डेज होते हैं। सो ये आ जाएगा 11। 11 को भी ट्यूसडे हो गया, फिर 7 को ऐड कर ले, आ गया 18। 18 को भी ट्यूसडे हो गया। 18 में दोबारा 7 को ऐड कर ले, सो ये आ जाएगा 25, यानी 25 को भी ट्यूसडे है। आपने बताना है 26 का। तो 25 के बाद कौन सी डेट आएंगी? 26 आएंगी। और ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा? वो होगा वेडनेसडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 16 is Bilal moves toward north. After some time he turns left and then turns left again. His current direction is. So ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको आपने किस तरीके से करना है ये पूरे डिटेल्स आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जिस बच्चे का कमेंट मुझे सही लगेगा, जिस बच्चे का आंसर सही होगा, तो उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। MCQ number 17 is लीप ईयर कम्स आफ्टर। लीप ईयर होता है क्या है? वैसे नॉर्मली हमारे पास साल में 365 डेज होते हैं, और जो फिब है इसमें 28 डेज होते हैं। लेकिन हर 4 साल के बाद, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। हर 4 साल के बाद ये जो फिब है ये हो जाता है 29 का, और यहाँ पर 365 की जगह पर 366 डेज होते हैं। सो लीप ईयर कौन सा है? वो 4 ईयर्स के बाद आ जाएगा। लीप ईयर डे 29 है और लीप ईयर मंथ फिब है। The last MCQ is the relation between frequency and time period is. अच्छा, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपका एक पंखा है, इस पंखे के हम 4 पर बना लेते। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये इसका चौथा पर होगा। अब ये पंखा जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो अगर इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो वापस इस ए पॉइंट पर आने के लिए इसने कितना टाइम लिया? ठीक है, सिर कहलाता है टाइम पीरियड। और पंखा 0.2 सेकेंड्स लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। अब ये पंखा 1 सेकंड में, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पंखा 1 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 complete revolution is known as time period, while how many rotation the fan covered in 1 second is known as frequency। और इसके जो रिलेशन है वो F = 1/t का है, या फिर T = 1 है। F भी आप लिख सकते हैं बिकॉज द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो बेटा, उम्मीद करता हूँ आज के MCQs आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं सपोर्ट लाजमी दिखाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।